रेडियो एक्टिविटी में जो बेसिक न्यूमेरिकल था रेडियो एक्टिविटी का, वो न्यूमेरिकल है आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के, सब जगह वही हम लोग देख रहे थे। हाफ लाइफ पीरियड हमें पता है, तो मीन लाइफ निकाल सकते हैं हम लोग, T 75%, डबल ऑफ T 50%, सब कुछ निकाल सकते हैं। एक केमिकल काइनेटिक्स में हमने पैरेलल रिएक्शन और कॉन्करेंट रिएक्शन पढ़ा था, उसका यूज इधर भी होगा, सीक्वेंशियल रिएक्शन का यूज भी इधर होगा, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर में, उसके सारे रिलेशन है जहां पर हम रेट कांस्टेंट यूज करते हैं, वहां पर डीके कांस्टेंट यूज करने लग जाएंगे। वहां पे रेट कांस्टेंट की यूनिट टाइम इनवर्स थी, यहाँ पर भी डीके कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की यूनिट टाइम इनवर्स है। कोई भी हाफ लाइफ पीरियड हो या 75% लाइफ पीरियड हो रेडियो एक्टिव मटेरियल का, या 30% लाइफ पीरियड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम स्टेटमेंट यूज करते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड और एनी फ्रैक्शन लाइफ पीरियड ऑफ reactant or first order reaction is independent of initial concentration of reactant taken। यहाँ पे concentration की बजाय हम लोग नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स की हम लोग बात करेंगे, या फिर अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल की बात करेंगे। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट अस कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल ऑन फर्स्ट ऑर्डर। अगर सारे न्यूमेरिकल्स को अगर हम देखें बच्चों, तो ऑल न्यूमेरिकल्स आर अराउंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। फॉर न्यूमेरिकल्स अगर हम सारे रिलेशन एक साथ लिखें तो अभी लिख देते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, वो है आपका लेम्डा। सबसे कॉमन हम कॉमन लॉग की टर्म में देखते हैं, ये T-0 है टाइम पीरियड लॉग। यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम इनिशियल कितने थे, अब रेट नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम फाइनली कितने हैं। इसी को ही आप लिख सकते हो डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/T ln n0/nt। ठीक है, लेमडा टी को एक साथ भी लिख देते हैं बहुत सारे लोग। इसी को ही आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू n0 e⁻⁻ अगर t है उसको T-0 लिखो, n0/nt हो गया। अगर इसको T2 - T1 टाइम इंटरवल देखोगे, कोई भी 10 मिनट बाद, फिर 20 मिनट बाद, T1 है 10 मिनट, T2 है 20 मिनट, तो ये ज्यादा वाली n0 मतलब t इज इक्वल टू 0 पे पहले वाला टाइम, nt मतलब t टाइम बीतने के बाद nt। तो पहले वाला टाइम T1 है, बाद वाला टाइम T2 है। तो पहले रेडियो एक्टिव एटम ज्यादा होंगे और न्यूमरेटर में होगा, लॉग के अंदर ग्रेटर देन 1 होगा तो लॉग ऑफ दैट और ln ऑफ दैट पॉजिटिव रहेगा, ताकि लेमडा पॉजिटिव आ पाए और इक्वेशंस में साइन का मिसमैच नहीं हो। तो जब T-0 की जगह पर यहाँ T-0 ही है सही मायने में, और यहाँ पर भी T-0 ही है सही मायने में, सब जगह इंटीग्रेशन करते हैं और T-0 को T ही लिख देते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये दोनों दोनों लॉगरिथमिक फॉर्म है, सब ज्यादा आप लॉग वाला यूज कर सकते हो, लेकिन सभी इसका अगर दोनों साइड ln ले लो, इक्वेशन 3 का, इक्वेशन 1 2 एंड 3 का दोनों साइड कॉमन लॉग ले लोगे, नेचुरल लॉग ले लोगे, तो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 आ जाएगी। फिर कॉमन नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर दोगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 आ जाएगी, राइट। तो T2 - T1 है तो NT1 डिवाइड बाई NT2। ठीक है जी, NT1 बाई NT2 ये हो गया n0/nt। तो सब एक्सप्रेशन में आप ये ऐसी सिचुएशन की कब जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल केमिकल काइनेटिक्स में। जैसे केमिकल काइनेटिक्स में एक क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर में भी करवाया है,
वीडियो लेक्चर में यू हैव सीन, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 10 मिनट के बाद दे रखा है और रेट ऑफ रिएक्शन 20 मिनट के बाद दे रखा है। अब यहां पर हम लोग रेट ऑफ डिके कर सकते हैं, आर नोट बाई आर टी भी लिख सकते हैं ना, एन नोट बाई एन टी इज सेम एज डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन से, रदरफोर्ड रेट लॉ इक्वेशन से इनिशियल रेट, रेट ऑफ डिके एट टाइम टी, वहां फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन थी, इनिशियल एक्टिविटी, एक्टिविटी एट एनी टाइम टी उसी रेडियो एक्टिव मटेरियल की जिसका लेमडा इस इक्वेशन में यूज कर रहे हो, रेट ऑफ डिके उसी का इनिशियल वेट, उसी का वेट टी टाइम के बाद, उसके ही इनिशियल मोल और उसके मोल टी टाइम के बाद, ये आप ले सकते हो, कोई भी चीज इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं सब जगह। यहां पर भी रेशियो है, यहां पर भी रेशियो है, और यहाँ एन टी बाई एन नोट करें तो यहां पर भी रेशियो ही है, एन नोट इधर ले जाए तो सब जगह रेशियो है। तो रेशियो को, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स के रेशियो को मोल ऑफ एटम, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेट ऑफ डिके, उन सब से भी रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग एट ऑल द प्लेसेस। इक्वेशन 4 अगर मैं देखूं, एन टी क्या हो जाएगा, एन नोट डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर एन, वेयर एन इज, एन क्या है, टोटल टाइम डिवाइड बाई हाफ लाइफ टाइम, टोटल टाइम डिवाइड बाई हाफ लाइफ टाइम। अगर एन की वैल्यू हाफ आ रही है तो ये 2 की पावर हाफ 100/2 हो जाएगा डिनोमिनेटर। एन की वैल्यू ये हो गया टोटल टाइम न्यूमरेटर में, टोटल टाइम और डिनोमिनेटर में हाफ लाइफ टाइम। जैसे हाफ लाइफ टाइम आपकी 20 मिनट है और आपको 10 मिनट के बाद कुछ भी डेटा पूछा है, जब भी टाइम दे दिया तो ऑब्वियसली हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन यूज करेंगे। ये फोर्थ इक्वेशन होगी, दिस इज फोर्थ वन। चारों में से जब भी टाइम दे रखा हो कोई भी यूज कर सकते हो, इसका कोई भी यूज करो सबसे आंसर सही आएगा। लेकिन जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू है वो इंटीग्रल वैल्यू होगी, तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान होगी इक्वेशन 4 से। तो हाफ लाइफ पीरियड अगर 20 मिनट दे रखा है तो 40 मिनट बाद, 60 मिनट बाद, 80 मिनट बाद अगर आपको कभी भी अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल पूछा जाए या कितना डिके हो गया, डिके कितना हो जाएगा, इनिशियल इतना था और अभी इतना है, तो ये हो गया नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम डिकेड। अगर इनिशियल वेट इतना था, अब इतना है, वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से आ जाएगा, टी टाइम के बाद कितना है, तो वेट कितना डिके हो गया वो आ जाएगा। तो मोल डिकेड सब कुछ आ जाएंगे इधर से, यू कैन कैलकुलेट ऑल, मोल डिकेड, वेट डिकेड, यू कैन कैलकुलेट ऑल। ठीक है, एंड नोट नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव, टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ का टाइम, दोनों यूनिट सेम रखनी है क्योंकि रेशियो है, टोटल टाइम मिनट में तो हाफ लाइफ टाइम भी मिनट में रखेंगे। ये नंबर ऑफ एटम डिकेड हो गए टी टाइम पे। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम एन इंटीजर आ रहा है तो फोर्थ वाली इक्वेशन जी यूज करो, सबसे कम कैलकुलेशन इसी से रहेंगी, फोर्थ वाले से सबसे इजी कैलकुलेशन होने वाली है आपकी। इजीएस्ट कैलकुलेशन आर फ्रॉम रिलेशन फोर्थ, नो डाउट, सबसे इजी कैलकुलेशन उसी से होने वाली है। तो ये चारों, जब भी टाइम की बात कर रखी हो आप ये चारों में से कोई भी इक्वेशन यूज करें। इनसे हमने ग्राफ भी बनाए थे। दूसरा न्यूमेरिकल के लिए टी 50% इज ln2 बाई लेमडा, लेमडा अगर सेकंड इनवर्स में तो हाफ लाइफ टाइम सेकंड में आएगा, लेमडा मिनट इनवर्स में तो हाफ लाइफ टाइम मिनट में आएगा, सो ऑन सो एज। ln2 की वैल्यू सबको याद है 0.693, ln2 की वैल्यू सभी को याद है 0.693, इसलिए बुक्स में 0.693 डिवाइड बाय लेमडा ऐसे टी हाफ लिखा रहता है। ये हाफ है, ये अल्फा है, डिग्री ऑफ डिके बोल देंगे, जैसे रिएक्टेंट डिसोसिएट होता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल देते हैं, यहाँ पे अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिके और डिग्री ऑफ डिसइंटीग्रेशन। मीन लाइफ फर्स्ट ऑर्डर में केमिकल काइनेटिक्स में, और यहाँ पर 1 बाई लेमडा होती है। मीन लाइफ 1.44 टाइम होती है टी हाफ से, इन दोनों से रिलेशन।
तो ना हाफ लाइफ एन नोट के ऊपर कितना रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया, डब्ल्यू नोट एन नोट स्मॉल एन नोट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ना मीन लाइफ कर। टी 75% होगा वो हाफ लाइफ पीरियड के, ये परसेंटेज अल्फा है, ये अल्फा है 0.5, या परसेंटेज अल्फा, इसको आप टी 3/4 भी लिख सकते हो, ये अल्फा हो गया, ये परसेंटेज अल्फा हो गया, दोनों लिखते हैं। कितना टाइम पीरियड हो गया रिएक्शन के, रिएक्शन पर्टिकुलर रिएक्शन को, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स टी 50%, वो फर्स्ट ऑर्डर की बड़ी कॉमन फीचर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका ln4 डिवाइडेड बाई लेमडा, ये 2 ln2 आप लिख सकते हो बड़े प्यार से, तो ट्वाइस हो गया 2 ln2 बाई लेमडा, यू कैन राइट वेरी इजीली। तो ln4 बाई लेमडा ऑटोमेटिकली हो गया। टी 99%, ये तो कम से कम याद होने चाहिए, टी 99.9% 10 टाइम्स टी 50% है। ये रिलेशन दो रिलेशन तो आपको याद होने चाहिए। कोई भी टाइम हो, एन नॉट नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम, कितने से आपने डिके करना स्टार्ट किया फर्क नहीं पड़ रहा। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन काइनेटिक्स में बोलते थे, रेडियो एक्टिविटी में इनिशियल वेट बोल देंगे, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम बोल देंगे, लाइक दैट। हाँ, सब के सब लेमडा के ऊपर डिपेंड करते हैं, और लेमडा क्वालिटी ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि क्वांटिटी। जैसे कार्बन 13 भी रेडियो एक्टिव है, कार्बन 14 भी रेडियो एक्टिव है, कार्बन 12 स्टेबल है, उसका न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव नहीं है। तो कार्बन 13 कार्बन 14 दोनों का मीन लाइफ, हाफ लाइफ, टी 99%, टी 90% सब अलग अलग होंगे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल अलग अलग है, क्वालिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल अलग अलग है। तो दूसरा रिलेशन, ये स्पेशल फॉर्मूलाज फॉर पर्टिकुलर लाइफ टाइम ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल, ये आपको काम आएगा फॉर न्यूमेरिकल में। लेमडा है तो सारे निकल जाएंगे। कोई भी लाइफ टाइम दे रखा हो उसका, टी 3/4, टी 1/8, कुछ भी दे रखा हो, आप बिंदास लेमडा निकाल सकते हैं। थर्ड वाला रिलेशन, डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन, आर और ए होता है लेमडा एन, ये जिस टाइम का रेट ऑफ डिके, एक्टिविटी ऑफ डिके, उसी टाइम पे नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम होंगे। थर्ड रिलेशन, तो रेट ऑफ डिके की जब बात की जाए तो आप ये रिलेशन यूज करेंगे, ये रिलेशन यूज करेंगे। अगर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, केमिकल काइनेटिक्स टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, किसी भी टाइम पे उसके रेडियो एक्टिव एटम है, टी इज इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम एन नोट थे, टी इज इक्वल टू टी पर नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम एन या एन टी है, जो भी है, ठीक है, एन टी या एन बोल दो। एन बोलते ही अपने आप एंटी होता है, ए बोलते ही कॉन्सेंट्रेशन वहां पर ए रिएक्टेंट है, तो एटी ऑटोमेटिकली होता था केमिकल काइनेटिक्स में। ओके, एन नोट और एन टी हो गया। तो मान लीजिए ये एक कांस्टेंट रेट से आर नोट से, एंड आर नोट इज कांस्टेंट, कंटिन्यूसली ये डिसअपियर हो रहा है। दूसरा रेडियो एक्टिव है तो डिके भी हो रहा होगा, और एक R1 है जिससे ये अपीयर हो रहा है, फॉर्म हो रहा है R1, और R1 भी कांस्टेंट है। तो इसका नेट रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, तो मैं लिखूं dN/dt, कितने नंबर ऑफ एटम इस रेडियो एक्टिव मटेरियल के चेंज हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, ये चेंज लिखा मैंने। माइनस लिखूंगा तो मैं बोलूंगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और प्लस लिखूंगा तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ अपीयरेंस। अगर कोई एक पर्टिकुलर केमिकल स्पीसीज 3-4 रिएक्शन का हिस्सा है केमिकल काइनेटिक्स में, कुछ से बन रहा है और कुछ से डिसअपियर हो रहा है, तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि प्लस dA/dt आप लोग लिखते थे, तो वो क्या होता था, कोफिशिएंट से और डिवाइड कर देते थे। यहाँ रेडियो एक्टिविटी में तो कोफिशिएंट का पंगा ही नहीं है, डिके होने वाला एक एटम डिके होने के बाद डॉटर एलिमेंट एक ही बनाता है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 ही है, यहाँ पे कोफिशिएंट का पंगा नहीं होता।
केमिकल काइनेटिक्स में 1 डिवाइड बाई कोफिशिएंट, फिर माइनस डी ए बाई डी टी प्लस डी सी बाई डी टी, इस तरह 1 बाई कोफिशिएंट करके फिर लिखते थे हम लोग। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम पर मोल एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम मोल लिखते थे नीचे जितने रिएक्टर प्रोड्यूस होते हैं। पर यहाँ पर वो पंगा नहीं। तो क्या करते थे हम लोग, अगर कोई एक केमिकल स्पीसीज कुछ रिएक्ट से बन रही थी, कुछ से टूट रही थी, तो जिन जिन से बन रही थी उन सभी के रेट का समेशन, जिन जिन से टूट रही थी उन सभी का रेट अगर घटा दें तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा। या नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना था तो क्या लिखते थे, जिन जिन रिएक्शन से बन रहा है उनका रेट का समेशन, और रेट का मतलब पर मोल लिखना है हरदम, और जिनसे टूट रही है उन सभी के रेट का समेशन माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे वही करते हैं, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया, जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब माइनस डी एन बाई डी टी। तो किससे डिसअपीयर हो रहा है, इससे डिसअपीयर हो रहा है और डीके से भी डिसअपीयर हो रहा है, इनसे तो कम हो रहा है और इससे तो बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके क्या होता है किसी भी टाइम पे, लेमडा एन, ये हो गया रेट ऑफ डिके। तो क्या हो गया, रेट ऑफ डिके तो लेमडा एन होता है, सब लोग जानते हैं। ये देखो ये रहा। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और है आर नोट, तो ये तो हो गया सभी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का समेशन माइनस सभी रेट ऑफ अपीयरेंस, वो एक है कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है आर वन और आर। तो इस तरह लिख दो, ये डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन है। इसको इंटीग्रेट करोगे, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t, n इज इक्वल टू 0 से n नोट से n, तो टाइम की यूनिट चढ़ाओगे t से, क्योंकि ये dn है तो n की लिमिट चढ़ानी पड़ेगी, एक तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो dt है तो दूसरी तरफ t की लिमिट चढ़ानी पड़ेगी। तो ये है, ये दोनों कांस्टेंट है। हम डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में कांस्टेंट तो प्रॉब्लम करता ही नहीं है, बाहर आ जाता है। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट में बाहर आ जाता है, वो बहुत सिंपल होता है। कांस्टेंट आ जाए तो खुश हो जाता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बच्चा खुश हो जाता है कांस्टेंट देखते ही। तो नेट रेट ऑफ अपीयरेंस देखना है तो कैसे लिखूंगा, सारे रेट ऑफ अपीयरेंस लिख लो, वो बस आर वन ही है, माइनस सारे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख लो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिके वाला तो इतना है, प्लस आर नोट है। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखूं तो कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे सारे रेट ऑफ अपीयरेंस माइनस सारे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो नेट रेट ऑफ अपीयरेंस आ गया। यहाँ पे सारे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन कर दूंगा तो नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ जाएगा, नेट रेट ऑफ कितना वो डिसअपीयर हो रहा है उसका रेट। इक्वेशन 1 और 2 में बस दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दें, -1 इक्वेशन 1 में तो इक्वेशन 2 आ जाएगी, या इक्वेशन 2 में दोनों साइड -1 मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 आ जाएगी। दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये मैथमेटिकल वे है लिखने का। तो इस तरह की सिचुएशन भी आएगी, इस तरह की सिचुएशन हम केमिकल काइनेटिक्स में भी खूब यूज करते हैं। यस और नो, यहाँ कोफिशिएंट का पंगा नहीं है, वहां पर इन सब रेट ऑफ भाभी डिसअपीयरेंस निकाली थी जब तू ना बोली। ये नहीं दे रहे ना, कोफिशिएंट भी आ जाता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, 1 बाई कोफिशिएंट भी आ जाता है। तो ये मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आज तक आईआईटी ने नीट ने नहीं पूछा है रेडियो एक्टिविटी का, पर इस तरह का न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं वो लोग, केमिकल काइनेटिक्स टाइप न्यूमेरिकल। एक फर्स्ट ऑर्डर में कॉम्प्लिकेशन आपने देखे थे लास्ट कुछ लेक्चर्स में, साइड रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, एक ही रिएक्टेंट पैरेलली बहुत सारी रिएक्शन में जा रहा है, रेडियो एक्टिविटी में उसका खास यूज होता है। नीट ने भी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा काफी आसान कैलकुलेशन से, और आईआईटी ने भी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा काफी टफ कैलकुलेशन के साथ, क्योंकि वो क्वेश्चन जब आईआईटी सब्जेक्टिव होता था, आईआईटी जेई तब पूछा था, तब तो उनका हक था क्वेश्चन कैलकुलेशन पूछना, वो हक समझते थे। हालांकि मार्क्स 10 में से 1.5 मार्क्स ही, 1 से 1.5 मार्क्स ही कैलकुलेशन के वो कंसिडर करते थे मार्किंग के टाइम पे। मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, जिस टाइम पे आईआईटी सब्जेक्टिव होती थी। तो दोनों ने उस पैरेलल रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है।
तो वहां तो काइनेटिक्स में जब हम डेरिवेशन करते हैं तो A गिविंग N1 P1, फिर दूसरी रिएक्शन से A गिविंग N2 P2, तीसरी रिएक्शन, हर रिएक्शन की अपनी एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का तो कोई रोल ही नहीं है। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल? 0। इसको एक्टिवेट थोड़ी करना पड़ता है, कोई एक्स्ट्रा है तो रेडियोएक्टिव है तो है, उसको एक्टिवेट नहीं किया जाता है। हाँ, इंड्यूस कर सकते हैं रेडियो एक्टिविटी। हम कोई पार्टिकल बोम्बार्ड करें, उससे उसकी एनर्जी बढ़ गई, या फिर उससे क्या हो गया, उससे कोई दूसरा एटम बन गया बोम्बार्डमेंट से, अब वो रेडियो एक्टिव बन गया, तो उसी न्यूक्लियस को नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट करके रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस कर दी, या फिर उसी की एनर्जी बढ़ाकर कर दी, वो अलग चीजें हैं। बट एक पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए बात करूं मैं, एक पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए बात करूं, तो वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। कोई भी हम इंसान लोग, मान लो कि 1 मिलियन रेडियो एक्टिव एटम है, कार्बन 14 के ले लो, वो जानी पहचानी सी चीज है, या यूरेनियम 238, ये इनसे जान पहचान ज्यादा होती है, या सोडियम 24 से भी क्वेश्चन काफी आता है। तो देखो, यूरेनियम 238 के जितने भी एटम हैं, उनको इस चीज की परवाह नहीं है कि U3O8 की फॉर्म में है, पिच ब्लेंड और ऑफ यूरेनियम होता है ना, U3O8 की फॉर्म में है, किसी और कंपाउंड की फॉर्म में है, UF6 की फॉर्म में है, उसके फ्लोराइड की फॉर्म में, प्योर यूरेनियम है, उसको इस चीज की परवाह नहीं है। उसको ज्यादा टेम्परेचर पर रख रहे हो, कम टेम्परेचर पर रख रहे हो, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ानी है ताकि वो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर जाए, ऐसी कोई थ्योरी, आरएनएस थ्योरी न्यूक्लियर डिके के लिए नहीं है, वो केमिकल रिएक्शंस के लिए थी। न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए आरएनएस थ्योरी नहीं है। आरएनएस थ्योरी में दो चीजें पढ़ते थे आप, एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दूसरा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ना इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल? 0। ठीक है, कोई पूछे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसलिए केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर में आरएनएस थ्योरी भी थी, सेकंड ऑर्डर के लिए भी थी आरएनएस थ्योरी। तो आरएनएस इक्वेशन तो न्यूमेरिकल खूब बनते हैं वहां, तो वो तो सेकंड ऑर्डर को हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कर चुके हैं। आरएनएस इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, पर यहां पर उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इस तरह रेट ऑफ डिके के अलावा और भी रेट हो सकता है उसके बनने के, फॉर्मेशन के क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, पैरेलल एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो अल्फा डीके में गया, फिर बीटा में गया, फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर में गया, न्यूट्रॉन कैप्चर में गया, अलग अलग तरह के न्यूक्लियर चेंजेस हो रहे हैं, तो सभी पैरेलल ही हो रहे हैं, तो वो पैरेलल रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी। पर वहां पे कोफिशिएंट N1 N2 N3 लिए थे, यहाँ पे N1 N2 N3 सब जगह 1 हो जाएगा, यानी कि बहुत आसान होने वाला है। कैलकुलेशन कितना भी ले सकते हो वो सब, वो एक्टिवेशन एनर्जी वाला रिलेशन K1 E1 प्लस K2 E2 K3 E3 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 प्लस K3 इज इक्वल टू E इफेक्टिव ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या लेकर चले फॉर कंसीडरिंग ऑल डिकेड टेकन टुगेदर। तो वो वाला फंडा यहाँ पे होगा ही नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी ही मीनिंगलेस है यहाँ पर। दूसरा, कोई भी ये नहीं बता सकता मेरे पास 1 मिलियन रेडियोएक्टिव यूरेनियम 238 के एटम है, यानी कि न्यूक्लियाई है। एटम तो मैं बोल ही देता हूँ, ठीक है, एटम न्यूक्लियाई दोनों वर्ड यूज किया जाता है। तो इतने एटम है रेडियोएक्टिव मेरे पास 10⁻⁶। वैसे 10⁻⁶ बहुत कम होते हैं, 10⁻⁶ तो चुटकी भर भी नहीं होंगे, बहुत कम एटम होंगे। मैं एक केस ले रहा हूं, कोई भी हम ये नहीं बता सकते उन सब पे नंबर डाल दें, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कैदी नंबर 1, कैदी नंबर 2, कैदी नंबर 3, वैसे ही एटम नंबर 1, रेडियोएक्टिव एटम नंबर 2, 3, 4 और मिलियन तक नंबर डाल दें। कोई ये नहीं बता सकता कि नेक्स्ट मोमेंट में 5 डीके होने वाले हैं, 5 एटम 5 न्यूक्लियर डीके होंगे, मान लो अल्फा मीटर है तो अल्फा डीके होंगे, कौन सा पार्टिकल डीके होगा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। यानी कि जो लो ऑफ रेडियोएक्टिव डीके है कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n,
ये तो एन बहुत सारे एटम टेकन टुगेदर लेकर के हैं, इंडिविजुअल एटम की कोई बात नहीं की गई। तो कोई बोले कि एक एटम का रेडियो एक्टिविटी बताओ, तो प्रोबेबिलिटी का फंडा क्या मतलब रखता है उधर? बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर स्टडी की जाती है और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है सारा का सारा मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इट इज बेस्ड ऑन जो मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं उसके ऊपर। कौन से 5 एटम डिके हुए? मान लो रेट ऑफ डिके 5 डीपीएस है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, तो 5 न्यूक्लियाई डिके हुए होंगे अल्फा मीटर। तो कौन से 5 थे वो? पार्टिकल नंबर 100 था, या पार्टिकल नंबर 501 वाला था, या पार्टिकल नंबर 999 वाला था? ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गैस सैंपल की तरह है। गैस मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, कुछ की एनर्जी कम, कुछ की एनर्जी ज्यादा, बट ऑन एन एवरेज जब तक टेम्परेचर सेम है, गैस सैंपल की एनर्जी एवरेज वेलोसिटी बराबर रहेगी, एवरेज एनर्जी बराबर रहेगी। तो कुछ कौन से मॉलिक्यूल की कम हुई, कौन से मॉलिक्यूल की ज्यादा हुई, ये तो हम गैस सैंपल में बता ही नहीं सकते, क्योंकि गैस सैंपल में भी हम लो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलते हैं। इंडिविजुअल एटम का बिहेवियर को ऑब्जर्व करना हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड है, जब इतने सारे एटम्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेके चलना हमारी मजबूरी है, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन। तो ऑल एनालिसिस वी आर स्टडिंग दैट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के चांसेस के ऊपर बेस्ड है। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है सब मैंने बताए आपको, कुछ एड ऑन चीजें डिस्कस की जो न्यूमेरिकल में काम आती रहेंगी। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूं, कुछ आगे और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम लोग। मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसका हाफ लाइफ पीरियड है 10 डेज, ठीक है। रेडियो एक्टिव मटेरियल जिसका हाफ लाइफ पीरियड 10 डेज है, वो एक रूम में रखा हुआ है, ठीक है। आज उसकी रेडियो एक्टिविटी, मान लो उसकी रेडियो एक्टिविटी की परमिसिबल लिमिट है वो आरपी है, या एपी बोल दो, परमिसिबल लिमिट। आप और हम भी रेडियो एक्टिव हैं, पेड़ पौधे भी रेडियो एक्टिव हैं, थोड़ी बहुत रेडियो एक्टिविटी सब में है, कार्बन 14 सब लिविंग बीइंग में, और वो हमें डैमेज नहीं कर सकती, हमें नुकसान नहीं। एक लिमिट से बहुत कम रेडियो एक्टिविटी है तो परमिसिबल लिमिट है, इसलिए हम एक दूसरे के पास जाते हैं तो कार्बन 14 बीटा डीके करता रहता है, और भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आपकी बॉडी में, तो वो इतनी उनकी एक्टिविटी नहीं है कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा पाए, इसलिए हम एक दूसरे के साथ सोशल गैदरिंग्स में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं। हालांकि हम रेडियो एक्टिव हैं पर हमारी रेडियो एक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। तो परमिसिबल लिमिट में है, व्हाट आई मीन टू से। आज आज के दिन T इज इक्वल टू 0, रेडियो एक्टिविटी है वो ए नोट है, और क्वेश्चन में बोला है दैट इज 100 टाइम्स द परमिसिबल लिमिट, 100 टाइम्स द परमिसिबल लिमिट, और परमिसिबल लिमिट को मान लो एपी बोल देते हैं परमिसिबल। हाफ लाइफ पीरियड इसका 10 डेज है, हाफ लाइफ पीरियड इसका 10 डेज। तो आपको बताना है आफ्टर हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज ये एक रूम मान लीजिए या होल मान लीजिए जो भी है, उसमें रखा है ये रेडियो एक्टिव मटेरियल। आफ्टर हाउ मेनी डेज रूम will be available for safe working। बताओ आंसर बताओ जल्दी से। टाइम पूछा है, नंबर ऑफ डेज पूछा है, तो इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन यूज करनी है। ए नोट की वैल्यू क्या दे दी? 100 टाइम्स ऑफ एपी, ये दे दी साफ साफ, ये लैंग्वेज में बोल रखा है, मैथमेटिकली उसको ऐसे लिख लो। टी पूछा है हाउ मेनी डेज, टी आप दे दिया तो लेमडा तो अपने आप ही आ गया, 0.693 डिवाइड बाई लेमडा, लेमडा डे इनवर्स में आ जाएगा। लेमडा कितना हो गया? 0.693 डिवाइड बाई 10 डे इनवर्स, ये लेमडा अपने आप आ चुका है, टी आप दे रखी है। तो
टेल मी आंसर, आप लोग की टर्म में ही आंसर दे दे, कोई बात नहीं, चलेगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। टी निकालना है तो उन चार इक्वेशन में से कोई भी यूज करें। अब मैं a इज इक्वल टू ए नोट डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर n यूज करने की सोचूंगा सबसे पहले। मान लो तो n की वैल्यू क्या हो गया, टोटल टाइम डिवाइड बाई एक हाफ लाइफ टाइम, यूज कर सकता हूं। पर मुझे फिर दोबारा 2 रेज टू पावर n है तो फिर मुझे log लेना पड़ेगा, तो मैं log वाली ही यूज कर लेता हूं, क्योंकि एक्टिविटी अब 100 टाइम है, तो ये सिंपल नंबर ऑफ हाफ लाइफ पे तो आएगी ना। हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी 1/2 होगी, दो हाफ लाइफ के बाद 1/4 होगी, तीन 1/16 होगी, फिर 1/32 होगी, 1/64 होगी, 1/124 होगी। 100 टाइम तो नहीं आएगी, हाफ लाइफ का इंटीग्रल मल्टीपल लेंगे तो 100 टाइम बोला है, तो हम n की वैल्यू इंटीग्रल नहीं आने वाली, वो तो हमें पहले ही पता चल गया। ठीक है, तो मैं यही यूज करता हूं कॉमन लॉग वाला, जो बहुत ही कॉमन है, लेमडा लॉग ए नोट, और किस टाइम के बाद 80 की वैल्यू, मतलब जो परमिशिबल लिमिट है, ये टाइम पीरियड जब से वर्किंग के लिए परमिशन मिल जाएगी हमें। टी 2.303, ये तो हमें पता है वैसे ही, ए नोट की वैल्यू 100 एपी दे रखी है, तो ये तो हमें वैसे ही पता है। लेमडा लॉग, ये 100 आ गया लॉग के अंदर, तो ये आ गया 2.303 डिवाइड बाय लेमडा मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 10⁻2 से 2 बाहर आ जाएगा, 100 का टाइम आ गया। अब लेमडा की वैल्यू पुट करूंगा तो टाइम मेरा अपने आप आ जाएगा। अब क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। 4.606 को मैं 4.6 भी लिख सकता हूं कैलकुलेशन के लिए, या 4.606 पूरा लिखना चाहो तो लिख लो, डिवाइड बाय लेमडा, लेमडा कितना है 0.693, डिवाइड बाय टी हाफ, वो 10 डेज है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, दिस इज योर आंसर। ए नोट थी, उसका 1/100 टाइम करना है, तो ए नोट बाई 2 कितनी हो जाएगी 10 दिन में, फिर अगले 10 दिन में ए नोट बाई, उसकी भी आधी हो जाएगी, हाफ लाइफ पीरियड है, ए नोट बाई 4, ए नोट बाई 8, हमें कितना चाहिए, ए नोट बाई 100 चाहिए आपको, तो ए नोट बाई 8 हो जाएगा 30 दिन के बाद, फिर और 10 दिन हो जाएंगे तो ए नोट बाई 16 हो जाएगा, और एक हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगी तो ए नोट बाई 32 हो जाएगा, फिर एक 10 दिन हो जाएंगे तो ए नोट बाई 64 हो गया मुझे, फिर और 10 दिन हो जाएंगे तो ए नोट बाई 128 टाइम्स हो गया। अब 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, और यहां 70 दिन हो गए, तो ये 60 और 70 के बीच में आपका आंसर आएगा, क्योंकि ए नोट बाई 64 तो 60 दिन बाद हो जाती है, और ए नोट बाई 128 हमें ए नोट बाई 100 कहीं बीच में होगी, 60 और 70 दिन के बीच में होगी कहीं ना कहीं, तो योर आंसर इज 60 डेज और 70 डेज के कहीं बीच में आपका आंसर रहेगा। यानी कि मैं ये इसलिए यूज कर रहा हूं हाफ लाइफ पीरियड वाली प्रॉपर्टी, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मान लीजिए एक दे रखा है 76 डेज, एक 66 डेज, इसका आंसर 66.5 डेज है, इसका आंसर एक्चुअल में 66.5 डेज है, 66 डेज मान लो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो मान लो 60 समथिंग डेज में एक ही ऑप्शन है, बाकी अलग अलग है, तो पूरा क्यों कैलकुलेशन करूं मैं तो ऐसे ही देख सकता हूं हाफ लाइफ पीरियड की प्रॉपर्टी देखते हुए कि 60 दिन से ज्यादा और 70 दिन से कम टाइम लगेगा ऐसा होने में, तो मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा तो भी चल जाएगा मेरा काम, पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा इधर, ये सब नो। अब मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूं स्पेसिफिक एक्टिविटी को इन्वॉल्व। सर एक बार प्रीवियस पेज निकाल दो। ओके,
डन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेसिफिक एक्टिविटी को इन्वॉल्व करते हुए करते हैं हम लोग। सर 2 रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं। सर यस। सर आपने पिछले क्वेश्चन में सर ऐसे नहीं कर सकते कि सर टी 99.9% 10 इंटू टी हाफ होगा। 100 मिनट हो जाएंगे। हाँ, टी 99.9% में। तो सर उससे आंसर अलग आता है, उससे 100 आ रहा है। आप जो बता रहे हो सही है, अगर टी 99.9% पूछा होता तो। अरे ये 100 टाइम बोल रहा हूं मैं। नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम जितने हैं उसके 1/100 टाइम हो जाने चाहिए। जितनी एक्टिविटी है उसकी 1/100 टाइम रह जानी चाहिए। ठीक है। 99.9% डीके की बात नहीं कर रहा मैं। अब बोलोगे सर ये कितना डीके हो गया, वो तो निकाल सकते हो आप। A/64 A0/64 है ना ये, तो यहां पे कितना हो गया 1/64 टाइम रह गया, यानी कि 63/64 फ्रैक्शन डीके हो गया। इसका मतलब यही हुआ, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके तो परसेंटेज में हो जाएगा, और वो 99.9% थोड़ी ना है, उससे अलग वैल्यू है। देखो, 2 रेडियो एक्टिव मेटेरियल है ए एंड बी, गौर से सुनना, दोनों का मिक्सचर है, मिक्सचर। 2 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। मैं ये नहीं बोल रहा सेम एलिमेंट के हैं, पर भी बोल रहा हूं 2 रेडियो, जैसे एक यूरेनियम का रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो गया, एक आपका थोरियम का हो गया, लाइक दैट। 2 रेडियो एक्टिव, हमारे लिए तो दोनों ही रेडियो एक्टिव मटेरियल अलग अलग होंगे। 2 रेडियो एक्टिव मटेरियल है ए और बी, और दोनों ही रेडियो आइसोटोप है, चाहे सेम एलिमेंट के और डिफरेंट के हो, यहाँ पे डिफरेंट के, दोनों का मिक्सचर है मेरे पास। क्या क्या दे रखा है, इसका हाफ लाइफ पीरियड एक का दे रखा है, इजी कैलकुलेशन के लिए अपने मन से दे देता हूं, 69.32 सेकेंड, और इसका बी का हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है 60.693 कर देता हूं थोड़ा, है ना, 693.2 सेकेंड। एक का मोलर मास दे रखा है, मोलर मास 60.23 ग्राम पर मोल, और बी का मोलर मास दे रखा है, ये एक का, बी का हाफ लाइफ पीरियड है, ये एक का हाफ लाइफ पीरियड है ना, वैसे उनके नीचे लिखा है तो वही उसका मतलब था। बी का दे रखा है 122.46, आसान कैलकुलेशन के लिए ग्राम पर मोल। या तो यहां से आप लेमडा ए निकाल सकते हो, टी हाफ ए से यहां से लेमडा बी निकाल सकते हो चाहो तो। टी हाफ दे दिया तो लेमडा आ गया, लेमडा आ गया तो टी 70%, टी 30%, टी 99%, जो हो सब लेमडा से निकल जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, एन नोट के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है। इस पूरे मिक्सर का रेडियो एक्टिविटी ऑफ जितना भी ए और बी का ग्राम का मिक्सर दे रखा होगा, रेडियो एक्टिविटी ऑफ मिक्सर, मिक्सर की रेडियो एक्टिविटी है ए प्लस बी, 2 रेडियो आइसोटोप है उसमें, अब कितना कितना ग्राम है दोनों का ये नहीं पता, इज 1.45 10⁻⁹ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड पर ग्राम, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड पर ग्राम। यूनिट देख के तो नहीं लगता ये रेडियो एक्टिविटी है, पर बोलेंगे ऐसे ही रेडियो एक्टिविटी, एक्चुअली ये स्पेसिफिक एक्टिविटी है। इसका मतलब क्या हुआ,
स्पेसिफिक वर्ड नहीं लिख के देंगे, पर यूनिट अपने आप बता देंगे। डीपीएस तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है, पर यूनिट मास करते ही, पर ग्राम पर किलोग्राम करते ही अपने आप स्पेसिफिक एक्टिविटी हो जाती है। तो 1 ग्राम ऑफ मिक्सर ले लें, स्पेसिफिक एक्टिविटी मिक्सर की भी हो सकती है, स्पेसिफिक एक्टिविटी सिर्फ ए की भी हो सकती है, स्पेसिफिक एक्टिविटी बी की भी हो सकती है। इंडिविजुअल रेडियो आइसोटोप की भी स्पेसिफिक एक्टिविटी हो सकती है और एक्टिविटी भी हो सकती है। मिक्सर की भी एक्टिविटी और स्पेसिफिक पर यूनिट मास कर देंगे, मिक्सर की ले लो या एक की एटम के रेडियो आइसोटोप की ले लो, एक की पर्टिकुलर, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, यानी कि 1 ग्राम ए और बी का मिक्सर ले लो तो उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो 1.45 10 पावर 19 है। ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी हैं। फर्स्ट, फाइंड स्पेसिफिक एक्टिविटी, वो तो मिक्सर की दे रखी थी, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियो आइसोटोप ए। दूसरा, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियो आइसोटोप बी। और तीसरा, परसेंटेज बाय मास ऑफ मिक्सचर। ए एंड बी का कितना परसेंटेज बाय मास ए है, कितना परसेंटेज बाय मास बी है मिक्सचर का, वो निकालना है, परसेंटेज बाय वेट। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। यूनिट इन दोनों की होनी चाहिए डीपीएस पर ग्राम, स्पेसिफिक एक्टिविटी का जो आंसर आप चाहते हैं। अब क्वेश्चन करना है, ये तो मुझे पता है, 2 तरीके होते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी के फॉर्मूला, मुझे पता है, तुरंत दिमाग में चमकना चाहिए। 2 थे, एक तो टोटल एक्टिविटी डिवाइड बाय टोटल मास। अच्छा, एक और फॉर्मूला था, एक को लेमडा एन, एन को मोल मल्टीप्लाइड बाय एन ए, और एन ए को एन को डब्ल्यू बाई एन लिख दूंगा, स्मॉल एन को। तो क्या आया था? लेमडा मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय मोलर मास, है ना, एटॉमिक मास। इससे तो मुझे एवोगैड्रो नंबर, ये तो मुझे पता, ये तो कांस्टेंट है। एम भी दे रखा है, लेमडा भी दे रखा है, टी आप दे रखा है, तो लेमडा अपने आप दे रखा है। इससे नहीं निकालूंगा मैं, एक्टिविटी टोटल निकालनी है तो क्या करूंगा? स्पेसिफिक एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई टोटल मास से एक्टिविटी आ जाएगी, चाहे वो मिक्सर हो चाहे इंडिविजुअल रेडियो आइसोटोप हो। दोनों रिलेशन को यूज करूंगा। पहले मैं स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए ये वाला रिलेशन यूज कर रहा हूं, क्योंकि डेटा ही लेमडा और एम दे रखा है। टी आप दे दिया तो लेमडा तो अपने आप आ जाएगा। एक का लेमडा कितना हो गया? 0.693 डिवाइड बाई 69.32, और लेमडा बी क्या हो गया? 0.693 डिवाइड बाई 693.2, है ना। ये सेकंड इनवर्स में आ गया, ये भी सेकंड इनवर्स में आ गया। वैल्यू भी बड़ी आसान है, बताओ कितना हो जाएगा? 0.693 डिवाइड बाय 69.32, व्हाट इज द वैल्यू गाइस? 10 raised to power -2 सेकंड इनवर्स आ गया। और इधर क्या आ जाएगा? 3.2 तक भी कर लो लास्ट में, मान लो इतना भी करना चाहते हो। ठीक है, इधर आप करोगे तो 10⁻³ सेकंड आ गया, 10⁻³ सेकंड इनवर्स। तो लेमडा दे दिया, एम दे दिया एक का भी, और लेमडा और एम बी का भी दे दिया, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी तो मैं पहले नहीं तो दूसरे रिलेशन से निकालूंगा। वो रिलेशन क्यों लिखा था? यूज करने के लिए, यूज करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? लेमडा ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय एम ऑफ ए। लेमडा कितना है ए का? 0.6932 डिवाइड बाई अभी अभी निकाला था 69.32, ये 10⁻² आ गया था। एन एवोगैड्रो नंबर है, उसको एन नोट लिख लो चाहे, या एन ए लिख दो। ये कितना है? 6.023 लिखो, क्योंकि डेटा डिवाइड बाई मोलर मास कितना है? 60.23, जानबूझ के ऐसे दिया है मैंने, है ना। ए और भी ले लिया मैंने न्यूमेरिकल के लिए, तो ये तो बच गया आपका 1/100, 10⁻² रह गया।
दिस इज, तो 1/100 उधर आ गया, 10 नीचे, 10⁻23 ऊपर, तो 10⁻23/10⁻3 यानी कि 10⁻20 आ गया डीपीएस पर ग्राम। ये स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ ए आ गई। इसी तरह स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ बी अगर मैं निकालना चाहूं तो उसका लेमडा कितना आया था आपका, उसका लेमडा तो 0.6932 डिवाइड बाई टी हाफ 693.2। एवोगैड्रो नंबर तो सभी को ही पता है, डिवाइड बाई इसका दे दिया था 120 है 0.46, तो ये हो जाएगा डबल हो जाएगा 60 का, ये आ गया आपका 10⁻³ तो 10⁻20 बच गया 1/100, 10⁻19, 1/2 10⁻19, 10⁻20 करूंगा तो ऐसा लिख सकता हूं, यानी कि 0.05 10⁻20 डीपीएस पर ग्राम। ये स्पेसिफिक एक्टिविटी और ए और बी आ गई, जैसा डेटा दे रखा है वैसा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। सर यहाँ पर पावर 20 आई ऊपर, यहाँ पे पावर 20। ये 10⁻3 हो गया और ये हो गया आपका सर ऊपर 1/20 हो गया ना, ये 1/20 फर्स्ट का तो सही तो है, ये सर ऊपर 10⁻20 बच गया। सर ऊपर 10⁻20 आएगी। अच्छा हाँ ये ठीक ठीक ठीक, तो दोनों मैंने 10⁻2 मैंने जानबूझ के उसको क्यों लिखा 0.05 क्यों लिखा, क्योंकि मैं जो ऑर्डर था 10⁻20 का पावर में वो मैं सेम रखना चाहता था, बस दैट इज द ओनली रीजन। इसका मतलब क्या है, अगर 1 ग्राम रेडियो एक्टिव आइसोटोप ए ले लूं तो उसकी एक्टिविटी है 10⁻20 डीपीएस, अगर 1 ग्राम बी ले लूं तो उसकी एक्टिविटी है 10⁻20। अब जितना भी ग्राम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। अब थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर A plus B is equal to specific activity of A plus specific activity of B, या फिर ऐसे लिख सकता हूं एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर। देखना आप मुझे बताना, आपकी पहले जो पढ़ा है आपने उसी का यूज कर रहा हूं, एक्टिविटी ऑफ ए प्लस एक्टिविटी ऑफ बी। जितना मिक्सचर में ए और बी है उसकी एक्टिविटी, क्योंकि क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जितना मास रेडियो एक्टिव मटेरियल का उतना ही नंबर ऑफ एटम उतना ही ए इज इक्वल टू लैम्डा एन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे डेंसिटी, सॉल्यूट की डेंसिटी x है, इसी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसकी डेंसिटी y है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन dA प्लस dB हो सकती है क्या, नहीं। W ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WB हो सकता है क्या, यस। V ऑफ सॉल्यूशन VA प्लस VB हो सकता है क्या, यस। N ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस NB हो सकता है क्या, यस। मोल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वेट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट डेंसिटी इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कंपोनेंट का समीशन कर देंगे तो पूरे मिक्सचर की इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाए, नहीं। लिखवाया था ये स्टेटमेंट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉट एडिटिव इन नेचर, तो ये गलत है। अगर आप ये कर देते हो तो बेसिक कॉन्सेप्चुअली आपने मिस्टेक कर दी, ये सही है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एक्टिविटी। ऊपर वाला तो वैसे ही लॉजिकली गलत है। इंटेंसिव जो भी मिक्सर में कंपोनेंट है उनकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड करके मिक्सर की इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बराबर करना चाहोगे तो गलत बात है, बिकॉज इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंसिव को कर सकते हैं। ये बात समझ में आई, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, जस्ट मैंने रिवाइज करवाया। ओके, एक्टिविटी, तो एक्टिविटी क्या लिखूंगा,
अब स्पेसिफिक एक्टिविटी एक की पता है मुझे, स्पेसिफिक बी की पता है और इसकी पता है, ये तीनों तो मुझे पता ही थी ऊपर वाले में तो। पर नीचे वाला मान लेता हूं ए और बी का टोटल 1 ग्राम है मिक्सर का। अब 1 ग्राम मैंने क्यों माना, क्योंकि मैं समझदार हूं। इसकी एक्टिविटी दे रखी है पर ग्राम, तो मिक्सर को मैं 1 ही ग्राम मान लेता हूं यार, 1 ही ग्राम मान लेता हूं। क्या दे रखी है इसकी एक्टिविटी मिक्सर की, 1.145 10⁻20 डीपीएस पर ग्राम दे रखी है, तो मैं 1 ग्राम मिक्सर मान लेता हूं। तो 1 ग्राम मिक्सर की एक्टिविटी कितनी है, ये वैल्यू है इतनी डीपीएस। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ मिक्सर, अब उसमें से x ग्राम ये मान लेता हूं, 1 - x ग्राम बी का मान लेता हूं। अब आप बोलोगे सर ये ग्राम मानने का सपना आपको कहां से आया? अरे भाई परसेंटेज बाई मास पूछा है तो मैं मास ही तो मानूंगा, इंडिविजुअल का, ऑब्वियस सी बात है। तभी तो परसेंटेज बाई मास या मास फ्रैक्शन आएगा। x क्या है, मास फ्रैक्शन ऑफ ए, 1 - x क्या है, मास फ्रैक्शन ऑफ बी। मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ मिक्सचर गुना में 100, तो ये मास फ्रैक्शन, और 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज बाई मास आ जाएगा ऑफ ए। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय मास, इस बार कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, स्पेसिफिक एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी पर यूनिट मास। तो मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्टिविटी आ जाएगी, इस बार ये रिलेशन यूज कर रहा हूं। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो इसकी कितनी है स्पेसिफिक एक्टिविटी मिक्सचर की, 0.145 10⁻20 इतनी डीपीएस है पर ग्राम। कितना मास है इसका, 1 ग्राम ले लिया मैंने, मेरी मनमर्जी में कितना भी लूं। 1 ग्राम में से x ग्राम इसका है, तो a का कितना आया था 10⁻20, तो डीपीएस पर ग्राम थे, पर x ग्राम लिया है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी टोटल एक्टिविटी आ जाएगी x ग्राम की। इसका कितना था 0.05 10⁻20 डीपीएस, तो 1 ग्राम के लिए था, पर आप 1 - x ग्राम टोटल लिया है, तो टोटल एक्टिविटी क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय उनका मास। यहां से x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, बड़ी आसान कैलकुलेशन है, 10⁻20 10⁻20 10⁻20 मैंने इसलिए कॉमन निकाला था ताकि आप इसको उड़ा सको। तो x की वैल्यू आपकी 0.1 आ गई। तो एक का कितना मास हो गया, परसेंटेज बाय मास ऑफ ए, मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ मिक्सचर गुना में 100 यानी कि 10%। तो बी का कितना हो जाएगा, अपने आप 90% बाई मास हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 10% बाई मास एंड 90% बाई मास, सिंपल। तो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी के दोनों रिलेशन आपने बिंदास यूज किए, स्पेसिफिक एक्टिविटी के दोनों रिलेशन आपने बिंदास यूज किए, ठीक है। एक और क्वेश्चन करें सर सभी। प्रीवियस पेज निकालो। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। कई चीजें हम लोगों ने स्पेसिफिक एक्टिविटी के दोनों फॉर्मूलाज, डिपेंडिंग अपॉन डेटा गिवन, डेटा आस्क्ड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड यूनिट का फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसका अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रही है वो, 1 ग्राम की इतनी एक्टिविटी है ये बोलती है, अगर पर ग्राम दे रखी है तो उसको समझना। स्पेसिफिक एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल मास किसी भी इंडिविजुअल रेडियो आइसोटोप का मिक्सर का कर देंगे तो एक्टिविटी ऑफ मिक्सर आ जाएगी, वो भी स्पेसिफिक एक्टिविटी की बेसिक डेफिनेशन भी हमने यूज की। स्पेसिफिक एक्टिविटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्टिविटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट को ऐड करके इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सर लिखना गलत बात है, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होते हैं उनके लिए ऐसा लिखना सही बात है। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे रिलेशन, बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने एक ही क्वेश्चन में यूज किए, बहुत ही बेहतरीन। अब पर ग्राम दे रखा था, टोटल मास को मैंने, टोटल मास ऑफ मिक्सर को 1 ग्राम माना क्योंकि मैं समझदार हूं। मैं कैलकुलेशन में 530.894 ग्राम भी ले सकता हूं, आंसर तो यही आना है 10 और 90%। क्यों लूंगा इतनी कॉम्प्लेक्स वैल्यू, ये सुन लो। हो गया सर। बिल्कुल नहीं लेंगे हम लोग, हमें तो आंसर निकालना है। अब देखो भाई साहब, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। मान लीजिए
एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम आसान सी वैल्यू ले लेते हैं 82.1, ताकि P इक्वल टू NRT में कट पाए लीटर। कल क्वेश्चन क्या था वैसा ही क्वेश्चन है। यहां पर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल रख रखा है, इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है पूरे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के सामने, है ना। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल, इसका वॉल्यूम नहीं दे रखा हो, डेंसिटी नहीं दे रखा हो, तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस किसी कंटेनर में हो जिसमें गैस भी है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिक्विड हम नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। ऐसा पूरी केमिस्ट्री में करते आ रहे हैं, अभी नई चीज नहीं है। कोई रेडियो आइसोटोप है ए, ठीक है, इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है ए का, वो दे रखा है 1600 आवर्स। अज्यूमिंग, अजम्पशन में कुछ भी दे सकते हैं क्वेश्चन में। अज्यूमिंग ईच ए एटम yields 5 alpha particle, एक मोल ऑफ एक एटम डिके होते हैं तो 5 मोल ऑफ अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। एक से एक निकले, एक से 5 निकले, अजम्पशन में कुछ भी हो सकता है। जो अल्फा पार्टिकल है वही हीलियम गैस है। तो ए जब डिके होता है तो कोई डॉटर एलिमेंट बी निकलेगा और 5 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। ठीक है, अगर मैं जेड एम मान लेता हूं तो 5 अल्फा में एम से M-20 हो चुका होगा और जेड से Z-10 हो चुका होगा। 5 अल्फा पार्टिकल में 4 से 5 नंबर कम होता है तो 5 4 20 से कम हो गया, और जेड 2 से कम होता है तो 5 दूनी 10 से कम हो गया जेड। ओके, ये जेड और एम तो पूछ ही नहीं रहा मैं, है ना। Assuming this, find pressure of helium प्रोड्यूस, और इस कंटेनर में सारी हीलियम का रिटेंशन है, कुछ नहीं बोला हो। टेम्परेचर में आसान सा ले लेता हूं 300 केल्विन। फाइंड प्रेशर ऑफ हीलियम प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ 3200 आवर्स। 3200 घंटे के बाद बताओ तो एक ए से 5 अल्फा निकल रहे हैं। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट टाइप क्वेश्चन कर सकते हो। तो कितने ए डिके हुए वो निकल जाए तो कितने अल्फा बन जाएंगे वो निकल जाएगा। ये मास नंबर वगैरह मेरे कोई काम के नहीं है, क्वेश्चन मैंने देख लिया तो काम के नहीं है, तो मैं ए बी लिख देता हूं। क्यों M-20 लिखूं, 5 हीलियम मिलेंगे मेरे को। ठीक है, स्टार्टिंग में, हाँ इसके स्टार्टिंग में एक के इनिशियली T इज इक्वल टू 0 पे एक के 4 ग्राम एटम्स ले रखे हैं। 4 ग्राम एटम्स मतलब क्या है, 4 मोल ऑफ ए एटम्स या 4 ग्राम ऑफ ए एटम्स। बताओ क्या है 4 ग्राम एटम्स का मतलब। मोल्स। 4 मोल्स, यस। ग्राम एटम्स मतलब मोल्स ऑफ एटम, ग्राम आयंस मतलब मोल्स ऑफ आयंस, ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके ट्रैप में मत आ जाना, इसमें बच्चे जरूर गलती करते हैं, फिर लास्ट में आके बोलते हैं सर मैंने ना 10 ग्राम एटम्स दे रखा था, मैंने उसको 10 ग्राम ले लिया सर, आंसर गलत आ गया, वो भी ऑप्शन में था सर। ऐसा मत करना। बी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स टू बी ग्रेट इन लाइफ।
अरुंधति राय की एक नोवेल है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बहुत ही अच्छी नोवेल है, आईआईटी के टाइम पे मैंने पढ़ी थी, इट इज वेरी गुड नोवेल। AB5 हीलियम हो गए, तो इसके 4 ग्राम एटम है, T इज इक्वल टू 0 पे। अब बताओ 4 मोल है एक के, 1600 घंटे में कितने हो जाएंगे, 2 मोल रह जाएंगे, है ना। मोल ऑफ ए स्टार्टिंग में ये है, एक हाफ लाइफ के बाद इतने हो जाएंगे, दूसरी हाफ लाइफ और 1600 घंटे बीच के, टोटल 3200 बीत चुके हैं, तो 1 मोल रह जाएगा। या फिर ऐसे देखो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हो गए, टोटल टाइम 3200 घंटे, एक हाफ लाइफ टाइम 1600, तो एन की वैल्यू इंटीजर आ गई। तो मोल ऑफ ए अब कितना है 3200 घंटे के बाद, मोल ऑफ ए स्टार्टिंग में कितने थे, डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 2, 4 मोल थे, 2 रेज टू पावर 2, 1 मोल बच गए, तो 4 थे, 0 0, सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन, तो 4 माइनस एक्स होंगे, तो इसके एक्स होंगे और इसके 5x होंगे। T इज इक्वल टू अपना टाइम, कौन सा टाइम, T इज इक्वल टू 32 आवर्स के ऊपर, 4 माइनस एक्स की वैल्यू दे दी 1 मोल, तो x की वैल्यू आ गई 3 मोल, तो ये 3 मोल है और ये 15 मोल है, इसके 1 मोल है, ABC। सिर्फ प्रेशर ऑफ हीलियम पूछा है, मान लो ABC तीनों गैस होती लास्ट डे वाले न्यूमेरिकल में, तो तीनों के मोल ऐड कर देता 1 + 3 + 15, और फिर P इज इक्वल टू nRT लगा देता, मेरा टोटल प्रेशर आ जाता। पर अब तो सिर्फ हीलियम का पूछा है, हीलियम के 15 मोल आ गए, अपना काम हो चुका है, क्वेश्चन उतना पूछा है उतना काम तो हो चुका है। तो PV इज इक्वल टू nRT, ये मोल ऑफ हीलियम, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम पूछा है, वॉल्यूम 82.1 लीटर दे ही रखा है, मोल 15 आ ही गए, आर की वैल्यू 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में दे ही रखी है, खेल खत्म, पैसा हजम। तो ये आ गया 9/2, ठीक है। अगर ये 2 जीरो जाएंगे तो इधर डेसिमल आ जाएगा, एक 10 और, तो ये 3 यहां से आ जाएगा 2, तो ये 9/2 आ गया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 4.5 ATM, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, 45/10 यानी कि 9/2, ठीक। 4.5 ATM आ गया। ABC तीनों गैस दे देते, B और हीलियम गैस दे देते, A कोई सॉलिड होता, A गैस दे देते, B कोई सॉलिड होता, हीलियम गैस दे देते, तो 3 में से 2 भी गैस दे सकते हैं, डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करना सभी के सभी बच्चे लोग, क्वेश्चन लिख लो, सैंपल ऑफ 4 ऑफ एलिमेंट ए, जैसे यूरेनियम था ना, तो इनिशियली सिर्फ ए है, और में ए अल्फा डिके में जाता है और बी बनाता है, ए का मास नंबर दे रखा है 204, तो बी का ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, सिर्फ अल्फा डिके में जाता है, बाकी किसी में नहीं। हाफ लाइफ ऑफ ए, इनिशियली सिर्फ ए है, डिके होने के बाद बी हो जाएगा, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ ए मैं दे देता हूं, ए बी अपने मन से, हाफ लाइफ ऑफ ए इजी कैलकुलेट 69.32 ईयर्स ले लेता हूं, ठीक है। बी इज, कोई नहीं बोला हो तो भी एजम्पशन लेके चलना पर यूरेनियम डेटिंग की तरह, सपोज टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए ओनली, ए का सोर्स सिर्फ बी है, ठीक है। क्या दे रखा है, वेट ऑफ ए एंड वेट ऑफ बी is given as
0.204। अभी पहले सिर्फ ए था, ए बी दोनों है, और अब जो रोक में ए और बी का जो वेट रेशियो है 0.204 दे रखा है वेट रेशियो। तो वेट रेशियो से मोल रेशियो पे पहुंच जाओगे, लोग के अंदर मोल रेशियो, मैथमेटिकल गेम खेलना मैंने बताया था ना, वही। टी आप दे रखा है, पूछा है बताओ ये रोक कितने सालों पहले बनी होगी। एज ऑफ और बताना है ईयर्स में, एज ऑफ और बताना है ईयर्स में। आपका आंसर आएगा 180 ईयर्स। जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। 180 ईयर्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गोल्ड है 198, 79। ये डिके होता है एचजी में, बीटा डिके में जाएगा तो जेड की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। गोल्ड बीटा डिके में जाता है। इसकी जो हाफ लाइफ पीरियड दे रखी है वो दे रखी है 65 आवर्स। हाउ मच mercury will be present after 325 hours। 325 आवर्स मतलब एन की वैल्यू टोटल टाइम डिवाइड बाय एक हाफ लाइफ, 6×5 = 25, यानी कि 5 हाफ लाइफ हो गई। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो ना यार। गोल्ड का वेट कितना था इनिशियल, अब कितना है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2⁻n, है ना। t इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसका 19.8 ग्राम दिया है, यानी कि 0.1 मोल लिया है, 0.1 मोल गोल्ड का। बताओ कितना है आपका आंसर। हो जाएगा 19.18 ग्राम। फाइनल आंसर आपका आएगा। जस्ट ट्राई टू सोल्व इट, जस्ट ट्राई टू सोल्व इट। नोट कर लिया है क्वेश्चन? कीप नोटिंग फास्ट, कीप नोटिंग। मैं हीलियम का वेट पूछ रहा हूं तो वही 0.1 माइनस एक्स, प्रोडक्ट साइड एक्स और बीटा पार्टिकल भी एक्स। मोल कॉन्सेप्ट से स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन करते हैं वैसे ही लिखना। और वेट ऑफ गोल्ड इनिशियल डिवाइड बाय 2⁻1 वेट ऑफ गोल्ड नाउ। इसमें दोनों रिएक्टेंट के ही वेट होते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जैसे है, यहां से मरकरी का वेट नहीं आता, यहां मरकरी के मोल नहीं आते हैं। ये मोल है, ये भी गोल्ड के हैं, ये मोल है, टी टाइम बाद ये भी गोल्ड के ही हैं। टेक केयर, मिस्टेक मत कर देना यहां पर। 3 रेडियम डिके होता है 226 वाला, जिससे क्यूरी की डेफिनेशन आई है। स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियम 226 इज 1 क्यूरी, है ना। इससे अल्फा डिके में जाता है ये, तो क्या बनेगा, 86 रेडॉन होता है, 222, 4 से मास नंबर घट जाएगा। T इज इक्वल टू 0 पे 10 ग्राम एटम्स ले लिए रेडियम के। किस कंटेनर में लिया रेडियम, एक ट्यूब में ले लिया रेडियम, मान लीजिए एक ट्यूब में ले लिया रेडियम, बड़ी सी ट्यूब है, इसका वॉल्यूम है 10 लीटर, है ना। इसमें पहले वैक्यूम था और रेडियम था, बस रेडियम था, बाकी कुछ नहीं था स्टार्टिंग में।
10 मोल, 10 ग्राम एटम का मतलब 10 मोल होता है, ध्यान रखिए। टेम्परेचर इसका 300 केल्विन पे मेजरमेंट की गई है, वॉल्यूम इतना है। हाफ लाइफ पीरियड इसका जो दे रखा है टी हाफ रेडियम का, वो 1600 ईयर्स दे रखा है रेडियम का हाफ लाइफ। रेडियम अल्फा एमिटर है। कैलकुलेट प्रेशर डेवलप्ड, टोटल प्रेशर डेवलप्ड आफ्टर 800 ईयर्स। बाकी सब कुछ अज्यूमिंग वॉल्यूम ऑफ अनडिकेड रेडियम, रेडियम का अनडिकेड है वो नेग्लिजिबल है, 10 लीटर के सामने ये नहीं बोला हो तो भी है। ऑल हीलियम गैस, ऑल आर कन्फाइंड विद इन दिस ट्यूब। 10 लीटर की बड़ा सा पाइप है, ट्यूब है, उसी में कन्फाइंड है, कुछ उससे बाहर नहीं निकला। हीलियम वगैरह सब उसके अंदर है, रेडियम बचा हुआ जो पत्थर पड़ा है वो भी है। ध्यान रखना रेडोन भी गैस है और हीलियम भी गैस है। ये रेडोन को आप सॉलिड मानकर करोगे, ये गलती कर सकते हो, बाकी कोई गलती नहीं करोगे आप, बाकी कोई गलती नहीं करोगे। आपका आंसर 14.43 एटमॉस्फेयर आना चाहिए, जस्ट राइट। ठीक है, ओके कुछ अच्छे से क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। वैसे हमारी रेडियो एक्टिविटी फिनिश हो गई है, जो छुटपुट बचा है और कुछ एड ऑन न्यूमेरिकल्स वी विल प्रैक्टिस टुमारो एज लास्ट डे फॉर रेडियो एक्टिविटी। तो बच्चों बस अब डाउट डिस्कस करेंगे हम लोग बिंदास। केमिकल काइनेटिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर टुमारोज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।